This is a special lecture series on geography by Abhishek Sharma, who secured All India rank 38 in the UPSC Civil Services Examination 2024. Abhishek was a student of the Pre-Cum-Mains program at Forum Residential Coaching or FRC. So welcome to the next class. In this class, we'll read volcanicity and volcanic landforms. This is a very important topic both for mains and prelims. Mains में the questions, mains में the questions that are generally asked are explain the distribution of volcanoes on Earth. This is one probable question. Another question is explain different types of volcanoes that are present. तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. प्रीलिम्स में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, टर्मिनोलॉजी के ऊपर आते हैं क्वेश्चंस, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के ऊपर आते हैं क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज के ऊपर आते हैं और एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं जो कि मैपिंग का पार्ट है. तो हम ये सब कवर करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा चीजें याद ना रखनी पड़े, समझ में आ जाए, उतना बेटर. ठीक है, तो वील स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ अ वॉल्केनो. तो लेट मी आस्क यू, मैं आपको बोलूं कि वॉल्केनो इमेजिन करो या वॉल्केनो की डेफिनेशन लिखो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ऐसा एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऊपर से लावा निकलता है. इज दैट द वॉल्केनो? नो, दैट इज अ वॉल्केनिक माउंटेन. वॉल्केनो इज नथिंग बट अ वेंट और फिशर और एन ओपनिंग बस फ्रॉम विच magma comes out to the surface. इसका डायग्राम अगर कोई बनाने बोले ना तो बस ये है वॉल्केनो जिसमें से मैग्मा बाहर आ रहा है. इवेंचुअली ये मैग्मा अक्यूमुलेट होता है या जमता रहता है, इसी के आसपास जमा हो जाता है, तो वो पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखने लगता है. ठीक है, ये वॉल्केनो नहीं है, ये तो वॉल्केनिक माउंटेन है. वॉल्केनो तो ये है, ये जो वेंट है ना, दिस इज अ वॉल्केनो. तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही, जो हम मुझको खुद नहीं पता था ये पढ़ने से पहले. मैं समझता था ये पहाड़ वॉल्केनो है, बट वॉल्केनो इज दैट होल जिसमें से लावा बाहर आ रहा है. एंड इफ यू राइट दिस डेफिनेशन इट शोज कि आपको डिफरेंस पता है दोनों के बीच में. ठीक है, नाउ अगर हम आगे जाएं, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज की बात करें तो इसको हम क्लासीफाई दो बेसिस पे करते हैं, रादर देन मोर देन टू बेसिस पे करते हैं, लेकिन अभी हम दो देखते हैं. On the basis of mode of eruption. ठीक है, so we are now classifying volcanoes first on the basis of mode of eruption. तो on the basis of mode of eruption दो तरह के volcanoes होते हैं, एक central volcanoes and fissure volcanoes. ठीक है, central volcanoes, that is central eruption. Second one is fissure eruption. नाम से ही समझ आ रहा है, सेंट्रल इरप्शन में एक होल है. इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो देयर इज दिस होल, एक सेंट्रल पॉइंट है जिसमें से लावा बाहर आ रहा है और ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है. तो इवेंचुअली ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. दिस इज दैट सेंट्रल पॉइंट, दिस इज द सेंट्रल पाइप जिसमें से लावा बाहर आता है, मैग्मा बाहर आता है. ठीक है, फिशर इरप्शन जैसा कि नाम से समझ आता है, फिशर बोलते हैं हम क्रैक को. तो ये अर्थ का सरफेस है पूरा. ठीक है, दिस इज अर्थ सरफेस. इसको हम 3D में बनाएंगे कुछ ऐसा. इसमें बीच में एक क्रैक आया हुआ है, दैट इज देयर इज दिस क्रैक पूरे सरफेस पे, फिशर पूरे पे है ना. लावा नीचे से इस पूरे फिशर में से बाहर आ रहा है, हर साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड, और ऐसे जमीन पे फैलता जा रहा है दोनों साइड और एक नया लेयर बना दे रहा है जमीन के ऊपर. दिस इज फिशर इरप्शन. एंड जब एक सेंट्रल पॉइंट से बाहर आ रहा है और इस तरीके से फैल रहा है, दिस इज सेंट्रल इरप्शन. आई होप ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा, फिशर इरप्शन और सेंट्रल इरप्शन. हम फिगर आउट कर सकते हैं कि सेंट्रल इरप्शन हमको कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे देखने को मिलता होगा. समझ रहे हैं ना, क्रैक तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे नहीं मिलता, वहां तो वो नीचे जाता है और एक्सेस मैग्मा बाहर आता है. कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स की क्लास याद करें तो this is found on convergent boundaries. This is found on obviously divergent boundaries.
क्यों? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में जब दो प्लेट दूर जा रही है, जैसे हमने मिड ओशन एक रिजेस देखी थी, तो पूरे अटलांटिक ओशन के बीच में से हमको फिशर में से लावा बाहर आते हुए दिख रहा है ना, वो भी तो वोल्केनो है एक तरह का, दैट इज अ फिशर वोल्केनो। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। इस केस में हमको क्या बनता हुआ दिखता है? वी सी कोन्स बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं, एटसेट्रा। इसमें ओशन फ्लोर बनता है, प्लेट्यू बेसाल्ट जो हमने देखा था ये बनता है। तो दीज आर दी फॉर्मेशंस के बन क्या रहा है फाइनली, ठीक है। इन दोनों में अंतर ऐसे हो गया। दूसरे बेसिस पे अगर हम देखेंगे कैसे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉरी, ओके। Secondly, we classify it on the basis of frequency of eruption or periodicity of eruption. Frequency or periodicity of eruption. कितना फ्रीक्वेंटली वो वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है। इसमें 3 तरह के होते हैं और आई थिंक ये टर्म्स आपने सुने होंगे। वॉल्केनो कैन आइदर बी एक्टिव वॉल्केनो, इट कैन बी डोरमेंट वॉल्केनो और इट कैन बी एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ओके। इट कैन आइदर बी एन एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिव का मतलब कि वो वॉल्केनो इट वाज एक्टिव इन पास्ट, इट इज एक्टिव इन प्रेजेंट, मतलब पहले भी इरप्शन हो चुका है उसमें, अभी भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? डोरमेंट का मतलब होता है कि पास्ट में हुआ था उस वॉल्केनो में कभी इरप्शन, अभी नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में भी कभी हो सकता है, हमको नहीं पता कब होगा, ठीक है। वहीं एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है? पास्ट में कभी हुआ था, बिल्कुल, अभी नहीं हो रहा और फ्यूचर में भी कभी नहीं होगा। दिस इज व्हाट एक्सटिंक्ट मीन्स, ठीक है। ये 3 पीरियोडिसिटी के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो यू कैन राइट डाउन। एक्टिव के एग्जांपल हैं। अब ये एग्जांपल ना आपको कंट्री के साथ याद करने हैं, क्योंकि ये मेंस में भी बहुत ज्यादा काम आएंगे और प्रीलिम्स में डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछता रहता है इन क्वेश्चंस को। और ये भी याद रखना है कि ये एक्टिव है, डोरमेंट है या एक्सटिंक्ट है, ठीक है। माउंट एटना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा। माउंट एटना जो कि इटली में है, ठीक है। आई एम ड्राइंग दीज लाइंस, कंफ्यूजन ना हो जिससे। दूसरा एग्जांपल है माउंट फुजियामा, जापान। माउंट फुजियामा, दिस इज इन जापान। तीसरा है माउंट बैरन, ये इंडिया में ही है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास। एंड माउंट बैरन इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो, याद रखना आप, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट बनता है। दिस इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो और ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑन इंडियाज सॉइल, ठीक है। बाकी ये दोनों हैं। उसके बाद हम अगर इसके एग्जांपल्स देखें डोरमेंट वॉल्केनोस के, तो देयर इज दिस वेसुवियस, माउंट वेसुवियस, दिस इज इन इटली, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज टू द मेडिटेरेनियन सी। देन चिम्बोराजो और माउंट चिम्बो, और इसको चिम्बोराजो भी बोलते हैं। दिस इज इन इक्वाडोर, इक्वाडोर इज इन साउथ अमेरिका, ओके। एंड देन नारकोंडम, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल इज, यू कैन नोट दिस डाउन, याद कर लेना, एटलीस्ट इतने तो याद कर लेना जो मैं लिखवा रहा हूं, बिकॉज डायरेक्टली यूपीएससी डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चंस। दिस इज अगेन ऑन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। तो ये डोरमेंट है। अगर मैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की बात करूं तो देयर इज दिस वेरी फेमस किलिमंजारो, दिस इज इन अफ्रीका, इफ आई रिकॉल करेक्टली इट्स इन तंजानिया, बट एक बार कंट्री चेक कर लेना, ठीक है। बट आई एम
99% श्योर कि इट्स इन तंजानिया। यूपीएससी इसके बारे में एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, जिसमें एक स्टेटमेंट था शायद कि ये इक्वेटर के साउथ में है। एक स्टेटमेंट था, इसके बारे में एक फैक्ट है कि दिस इज द टॉलेस्ट फ्रीली स्टैंडिंग माउंटेन, स्टैंडिंग माउंटेन ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि माउंट एवरेस्ट से भी लंबा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट एक माउंटेन चेन का पार्ट है। दिस इज द फ्रीली स्टैंडिंग माउंटेन, जहां पे ये है वहां पे अकेला यही है बस। तो फ्रीली स्टैंडिंग माउंटेन्स में बात करें तो किलिमंजारो इज द टॉलेस्ट। आई रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, आई रिमेंबर रीडिंग दिस स्टेटमेंट यूपीएससी के किसी पेपर में, तो मैंने कहा यहाँ बता दूं आपको, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई वोल्केनोस, 2 बेसिस पर, ठीक है। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। नाउ वील मूव अहेड। Okay, now we'll see some terminologies, again important both for prelims and mains. तो कुछ चीजों की डेफिनेशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये वोल्केनो से एसोसिएटेड है। एक डायग्राम आप बना लीजिए। दिस इज कॉल्ड क्रेटर, जिसमें से लावा बाहर आता है, CRATER। ये बाद में जब खुद के ऊपर कोलैप्स हो जाता है तो कैल्डेरा बन जाता है। When a crater collapses on itself, ओके ये 2 टर्म्स आप याद रखिए। दिस इज वेंट, वेंट मतलब जिसमें से बाहर आ रहा है, और यू कैन कॉल इट पाइप, ठीक है। ये जिसमें से लावा नीचे से बाहर आएगा। दिस इज कोन, कोन और वोल्केनिक कोन, ठीक है। These few terms you can write down from examples. Then you can write few other terms. First one is tephra, TEPHRA. Tephra. It means fragmented rock particles, fragmented rocks and particles that are ejected during a volcanic eruption. I hope मेरे बोलने पे भी आप लिख लेंगे, but still I'll write it down. Fragmented rocks and particles ejected during volcanic eruption. I'll dictate, you can write it down, we'll save some time. Tephra के बाद the next term is cinder, CINDER. This is again related to volcanoes. It means small rocks made of lava. तो जब मैग्मा बाहर निकल के सॉलिडिफाई होगा और जो छोटी छोटी रॉक्स अगर बनती हैं उनको सिंडर बोलते हैं। टेफ्रा उन सभी रॉक्स और पार्टिकल्स को बोलते हैं जो इरप्शन के टाइम पे उसमें से बाहर निकल रही हैं। अनदर टर्म इज लहर, LAHAR। ये टर्म आपने हिंदी में भी सुना होगा। लहर मतलब हम पानी की लहर बोलते हैं। यहाँ पे वोल्केनो के टर्म में लहर का मतलब होता है डेब्री फ्लो ऑफ वोल्केनिक मटेरियल्स सैचुरेटेड विद वाटर एंड मड। डेब्री फ्लो ऑफ वोल्केनिक मटेरियल्स, लाइक आप अगर गूगल करेंगे तो इनकी फोटोज भी आपको मिल जाएंगी, बट आई एम नॉट टेकिंग क्लास लाइक दैट कि पिक्चर्स इंक्लूड करके। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वोल्केनो में से जो भी मटेरियल निकला वो पानी और मड के साथ मिलके जब बहता है बहुत स्पीड में, उसको लहर बोलते हैं। सैचुरेटेड विथ वाटर एंड मड, मेक सेंस? दिस इज लहर। द नेक्स्ट टर्म, इसके बाद यू कैन राइट वोल्केनिक प्लग, दिस इज अनदर टर्म। तो होता क्या है, कई बार ये जो हमने बीच में वेंट या पाइप देखा था, कई बार लावा इसी में जमा हो जाता है, बाहर निकलने से पहले यहीं सॉलिडिफाई हो जाता है। तो बेसिकली इसके ऊपर एक प्लग जैसा लगा देता है, तो लावा फिल्ड वोल्केनिक पाइप इज कॉल्ड प्लग, ठीक है, जिसको नेक या स्पाइन भी बोलते हैं। तो दीज आर सम टर्म्स, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगी, ये डायग्राम बना लिया होगा। वोल्केनो के ऊपर क्वेश्चन आएगा, यू कैन मेक दिस डायग्राम।
ठीक है, उसके बाद वील मूव अहेड। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज हमको समझनी है वोल्केनो में, अगर हम जिसको समझ गए तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे और हमको बहुत सारी चीजें याद नहीं भी रखनी पड़ेंगी, वो देखते हैं। अब ये क्लास थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल होने वाली है, तो अब हम लावा को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लावा, लावा वो है जो बाहर निकल के आ रहा है वोल्केनो में से। बाहर निकलने के बाद उसको लावा बोलते हैं, अंदर उसको मैग्मा बोलते हैं। तो लावा कैन आइदर बी एसिडिक, अब थोड़ा सा ध्यान देना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझाने जा रहा हूं, और इट कैन बी बेसिक। आई होप यू नो व्हाट एसिडिक मींस, व्हाट बेसिक मींस। पीएच अगर 7 से ऊपर है तो बेसिक, 7 से नीचे है तो एसिडिक। अब अगर एसिडिक होगा लावा तो उसमें जो सिलिका कंटेंट है ना, सिलिका कंटेंट दैट इज ग्रेटर देन 80%। ठीक है, ये फ्लो आपको याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सिलिका कंटेंट 80% से ज्यादा है तो जो अदर मटेरियल्स, अदर मिनरल्स हैं वो लेस होंगे, है ना। अदर मिनरल्स लेस। सिलिका ही जब इतना ज्यादा है तो बाकी मिनरल्स तो कम होंगे उसमें। हमने समझा था, हमने ये बात तो कहीं देखी थी कि एसिडिक होगा तो सायाल होगा, यानी सायाल, एसिडिक एंड ग्रेनाइटिक। ये मैंने शुरू में ही आपको पहली कुछ क्लासेस में याद करने बोल दिया था, ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं, सयाल, एसिडिक, ग्रेनाइटिक। अब आप ये समझिए कि सिलिका जब बहुत ज्यादा होता है ना तो ये बहुत विस्कस बना देता है लावा को। विस्कस मतलब गाढ़ा, बहुत ज्यादा विस्कस और सॉलिड की तरफ मूव करता है लावा। बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होता, बहुत ज्यादा फ्रीली फ्लोइंग नहीं होता। तो इसमें जो लावा निकलता है ना, दैट इज हाईली विस्कस। तो एसिडिक लावा हाईली विस्कस होता है क्योंकि इसमें सिलिका 80% से ज्यादा होता है। दिस इज हाईली विस्कस। अब इसका क्या फर्क पड़ता है अगर हाईली विस्कस हुआ तो ये फ्लो, एक तो हाईली विस्कस मतलब लेस फ्लो। भाई कोई चीज बहुत गाढ़ी है तो बहुत दूर तक नहीं बहती, जब वो बहुत दूर तक नहीं बहेगी तो निकलने के साथ वहीं जमना चालू हो जाती है, एकदम उसके पास में, एकदम नेक के पास में वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है। तो वो उसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है वोल्केनो की। जैसे आप इसको समझने की कोशिश करिए, आई विल यूज द नेक्स्ट पेज, कि ये अगर वोल्केनो है, ठीक है, यहाँ से जो लावा निकल रहा है ये अगर विस्कस है बहुत ज्यादा, या अगर ये बहुत ज्यादा फ्लो करेगा तो बह बह के दूर चला जाएगा और जमा यहाँ होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा विस्कस है तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं बह पाएगा, यहीं जमना चालू हो जाएगा। और अगर यहीं जमता रहेगा तो विद सब्सिक्वेंट इरप्शंस इसकी हाइट बहुत बढ़ती चली जाएगी। तो जो एसिडिक लावा होता है वो बहुत विस्कस होता है, इसकी वजह से उस एसिडिक वोल्केनोस की हाइट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दे आर हाई, वेरी हाई। दूसरी बात एक आपको समझने की जरूरत है कि ये लेस फ्लो होगा तो कई बार ऐसा होगा कि उस पाइप में ही जम जाएगा लावा, और उस पाइप में जब जमेगा तो फर्दर जो नीचे से लावा आएगा उसको बाहर निकलने की एक वायलेंट एक्सप्लोजन करना पड़ेगा उस पाइप को तोड़ने के लिए। तो बहुत ज्यादा वायलेंट एक्सप्लोजन होते हैं इसमें। वायलेंट एक्सप्लोजन्स मतलब ऐसे नहीं है कि आराम से शांति से लावा निकल के बह रहा है, ऐसा फटता हुआ दिखता है ये वोल्केनो। अब ये आपको बस ऐसे मैं एक चेन की तरह पढ़ा रहा हूं जिससे आपको याद रहे। ये सब एक दूसरे से लिंक करके समझेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं। एसिडिक लावा को डायरेक्टली वायलेंट एक्सप्लोजन से लिंक करना चाहिए आपके दिमाग को। इस चेन के थ्रू आप सोचो, और अगर ये स्टेटमेंट आए कि एसिडिक लावा क्रिएट्स वेरी वायलेंट एक्सप्लोजन्स तो आपको समझ आनी चाहिए चीज। दैट इज द पर्पस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बहुत वायलेंट एक्सप्लोजन्स होंगे। और जो कि हमने देखा था हाईली विस्कस है, तो इसका एक आउटकम ये है कि हाइट भी ज्यादा होगी इन वोल्केनोस की। ठीक है, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस अभी तक। सिमिलरली बेसिक में उल्टा होता है। देखो बेसिक में हमने एक चीज पढ़ी थी, मैंने जैसे आपको ये बताया था वैसे ये भी बताया था कि बेसिक इज इक्वल टू बेसाल्टिक इज इक्वल टू साइमा। ठीक है, ये साथ में ही चलती हैं तीनों चीजें, पहली क्लास में बताई थी आपको। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें सिलिका परसेंट कम होता है, इसमें सिलिका इज लेस देन 40%, लेस देन 40%। ठीक है, अब सिलिका कम है, यू ड्रॉ दिस क्लीनली। ओके, तो अदर मिनरल्स जैसे आयरन वगैरह ये ज्यादा होते हैं, ये हाई होते हैं इनका कंसेंट्रेशन। ठीक है, अदर मिनरल्स आर हाई। क्योंकि सिलिका कम है तो इट विल बी लेस विस्कस। अब आप ये चेन आपको समझ आनी चाहिए, अगर आप ऊपर वाला समझ गए तो आ जाएगी बिना एक्सप्लेन किए। क्योंकि ये लेस विस्कस होगा तो कम हाइट के वोल्केनोस बनेंगे। लेस विस्कस मतलब इजीली फ्लो करता है ये,
जैसे पानी लेस विस्कस होता है, लेकिन जो सिरप होता है, जो चाशनी होती है, वो बहुत ज्यादा विस्कस होती है। आई होप आप समझ रहे हैं विस्कस का मतलब क्या होता है। तो ये इजीली फ्लो करेगा, इजीली फ्लो करेगा तो वॉल्केनो की नेक में जमेगा नहीं, तो आराम से निकलेगा विदाउट एक्सप्लोजन, विदाउट वायलेंट एक्सप्लोजन्स ये वॉल्केनो आपको मिलेंगे। तो नो वायलेंट एक्सप्लोजन्स। आई होप ये पूरी चेन आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब एक और चीज हम इनके बारे में समझने की कोशिश करें तो इसमें साइमा निकल रहा है। साइमा हमेशा मेंटल से निकलता है। हमने देखा था ना कि जो हमारा क्रस्ट है वो तो सयाल का बना हुआ है, या ओशियनिक क्रस्ट हो तो साइमा निकलता है, या मेंटल हो तो साइमा निकलता है। तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट जब नीचे जाती है वो पिघलती है, वो तो सयाल ही बनाएगी। तो ये वाले ना मोस्टली, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे मिलते हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है जो पिघल रही है, वो वाला लावा बन रहा है। तो वो लावा तो सयाल का ही होगा ना, जिसकी प्लेट वो वाला लावा। तो दीज आर मोस्टली फॉर्म्ड ऑन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड आई एम सॉरी, एंड दीज आर मोस्टली फॉर्म्ड ऑन डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जो फिशर वाले हमने देखे हैं ना, बीच में से कट गया और नीचे मेंटल का लावा निकल के बाहर आ रहा है, वो यही है, वो बेसिक लावा बाहर आएगा। आई होप दीज थिंग्स मेक सेंस टू यू नाउ। ये पूरा फ्लो अगर आप समझ गए हो तो हमारा काफी काम हो चुका है वॉल्केनो का। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ जाइए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नाउ वील मूव अहेड। अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट पार्ट जो है जो लैंडफॉर्म्स हैं, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वो समझना बहुत आसान है। तो नेक्स्ट पार्ट विल बी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ये दो तरह के होते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। पहले तो होते हैं एक्सट्रूसिव, दूसरे होते हैं इंट्रूसिव। ठीक है, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स उनको बोलते हैं जो दैट फॉर्म आउटसाइड द क्रस्ट, बेसिकली फॉर्म आउटसाइड, एक्स मतलब आउटसाइड द क्रस्ट, एंड दे फॉर्म इनसाइड द क्रस्ट, यानी डेप्थ में जो लैंडफॉर्म बनते हैं। You can remember intrusive IN और inside IN, इधर X और X है तो भाई फिर बाहर निकलो, है ना। तो these are two types of landforms। पहले हम extrusive landforms को अच्छे से देख लेते हैं। तो let's move ahead। extrusive landforms, और ये I think ज्यादा important भी है, these are of 4 types। ठीक है, सबसे पहले है कंपोजिट कोन। कंपोजिट कोन, अब ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, सेकंड वन है शील्ड कोन, लेकिन अब हमको ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। थर्ड वन इज सिंडर कोन। क्वेश्चन ये आते हैं कि इसमें से कौन सा ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, किसकी हाइट ज्यादा होती है, किसका लावा ज्यादा विस्कस होता है, वो सब हम लावा से फिगर आउट कर लेंगे, एसिडिक है या बेसिक है, बस हमको इतना याद रखना है ना। एंड फोर्थ वन इज पैरासाइटिक कोन्स। ठीक है, अगर कभी मेंस में पूछ लिया, जिसके चांसेस कम है बट कभी पूछ लिया डायरेक्टली कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, तो भी आप अच्छे से बता पाएंगे। देखो, कंपोजिट कोन्स के कुछ अदर नाम होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटोवॉल्केनो, ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटोवॉल्केनो, और एसिडिक लावा वॉल्केनो। ठीक है, स्ट्रेटो वॉल्केनो का मतलब क्या है? स्ट्रेटो जहां भी टर्म आए ना तो हमेशा दिमाग जाना चाहिए कि लेयर्स के बारे में बात हो रही है। ये वॉल्केनो डिफरेंट लेयर्स में बना होता है, एक के ऊपर एक लेयर बनी होती है इस वॉल्केनो में। तो स्ट्रेटो वॉल्केनो मींस लेयर। और एसिडिक लावा से हमको समझ आ रहा है कि इसमें एसिडिक लावा निकल रहा होगा। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, देखो इसमें हो क्या रहा है, समझने की कोशिश करना।
ठीक है, क्योंकि एसिडिक लावा है तो बहुत ज्यादा विस्कस है। तो ये वेंट है, ठीक है, यहां से लावा निकला, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विस्कस था तो वो यहीं जम गया लावा पूरा, ठीक है, यहीं जम गया पूरा। लेकिन वॉल्केनो में लावा के अलावा भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं, एशेज, कोन्स, रॉक्स, तो वो जो निकले वो उड़े होंगे ऊपर और वो इसके ऊपर जम गए, हवा में से इसके ऊपर सेटल डाउन हो गए लावा के ऊपर, ये सॉलिडिफाई हो गया लावा, और जो बाकी चीजें थी वो इसके ऊपर जम गई। लेकिन लावा भी निकलना बंद तो नहीं हुआ होगा, ये जैसे सॉलिडिफाई हुआ बाद में फिर से एसिडिक लावा आया, लेकिन इसने नेक को बंद कर दिया था, तो फिर एकदम से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जो हमने देखा था एसिडिक लावा के केस में होता है, और नया लावा निकला, वो नया लावा फिर इसके ऊपर जम गया। मेक सेंस? और उस लावा के साथ जो सामान निकला था वो इसके ऊपर जम गया, ठीक है। फिर एक और लावा आया नया, उसमें फिर से वोल्केनो हुआ, एंड दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग। लावा, फिर एक लावा की लेयर, फिर उसके ऊपर एशेज एंड रॉक्स की लेयर, ऐसे करते करते जमती चली जाती है, एंड डिफरेंट लेयर्स में फाइनली ये वोल्केनो ऐसे बहुत ऊंचा बन जाता है, और बीच में हमको ये लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो इन लेयर्स की वजह से इसका नाम पड़ता है स्ट्रेटो वोल्केनो। और क्योंकि ये एसिडिक लावा है, तो एसिडिक लावा की जो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वो सब इस वोल्केनो की भी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। हमने पढ़ा था क्योंकि ये एसिडिक लावा है तो एक्सप्लोजिव होगा ये वोल्केनो, यहां से समझिए, इट विल बी एक्सप्लोजिव, ठीक है। ऑब्वियसली विस्कस होगा लावा, विस्कस होगा, तो स्ट्रेटो वोल्केनो आर जनरली द हाईएस्ट वोल्केनोज दैट वी सी अराउंड अस। जनरली द highest volcanoes are stratovolcanoes, और जिसको हम composite cones भी बोलते हैं। I hope you understand this, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। We know that there are alternate layers, तो एक और पॉइंट इसके बारे में जो इस डायग्राम से हमको समझ में आता है, that it has alternate layers of lava and ash. दिस इज अनदर पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स अपने आप में एज स्टेटमेंट्स बन के आ सकते हैं, ठीक है। हाइट हमने देख ली, अब इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये पूछ लेते हैं वोल्केनो, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनोज आर कंपोजिट वोल्केनोज और स्ट्रेटो वोल्केनोज, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। अगेन कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको पहले बताए थे जब मैं एक्टिव, डोरमेंट और वो वाला पार्ट पढ़ा रहा था विद कंट्री। यहाँ पे भी जो मैं एग्जांपल बताऊंगा वो आपको विद कंट्री याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन इज माउंट मेयोन, MAYON, दिस इज इन फिलीपींस, ठीक है। माउंट मेयोन इज इन फिलीपींस, ये स्ट्रेटो वोल्केनो का एग्जांपल है। सेकंड वन इज अकोनकागुआ, ACONCAGUA, अकोनकागुआ, दिस इज आई थिंक इन साउथ अमेरिका, ठीक है। ये भी स्ट्रेटो वोल्केनो है, साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना। जब हम वर्ल्ड मैपिंग देखेंगे तो दोबारा से इन वोल्केनोस को देख लेंगे एक बार, बट फिर भी अभी जो जहां जितना याद आ रहा है उसको आप याद कर लीजिए। थर्ड वन इज ओजस डेल सेलाडो, ओजस डेल सेलाडो, ठीक है। ये भी साउथ अमेरिका में है, दिस इज ऑल्सो इन साउथ अमेरिका, दिस इज ऑल्सो इन अर्जेंटीना, ठीक है। ये भी यहां पर है। नाउ दिस इज अ स्पेशल वोल्केनो, इसको माउंट टॉल के नाम से भी जानते हैं, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। दिस इज ऑल्सो नोन एज माउंट टॉल, दैट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म जो कि था, जस्ट गिव मी अ सेकंड, पहला एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म कंपोजिट कोन्स, वी हैव डन दैट, ओके। हम इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। उसके बारे में हमको जो जो जानना था हमने जान लिया है। नाउ वील लर्न अबाउट शील्ड कोन्स, ओके। सो नाउ वील टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, दैट इज शील्ड कोन्स, ठीक है। इसके बारे में भी हम ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे, ये साथ ही साथ नोट करते जाना क्योंकि बाद में मैं और छोटा करता जाऊंगा इसको। तो शील्ड कोन्स, इसका मैं डायग्राम आपको, इसमें बेसिकली बेसिक लावा निकलता है,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में यही है कि बेसिक लावा निकलता है, बाकी सब चीजें हम यहाँ से फिगर आउट कर लेंगे इसके बारे में। अब बेसिक लावा, दिस इज लेस विस्कस, है ना, लेस विस्कस होता है तो इजीली फ्लो करेगा, हमने देख चुका है ऑलरेडी जब हम लावा पढ़ रहे थे। तो जब इजीली फ्लो करता है ना, तो सपोज इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखाऊं, ये वेंट है, ठीक है, यहाँ से ये लावा बाहर निकल रहा है और ये इजीली फ्लो करता है तो ये दूर तक जा सकता है, दूर डायरेक्शन तक, और इजीली फ्लो कर रहा है तो कभी इसको ब्लॉक भी नहीं करेगा, है ना, दूर दूर डिस्टेंसेस तक ये फ्लो कर जाता है। तो इस वोल्केनो की जो बेसिकली शेप बनती है ना, ये अगर जमीन है तो ये इस शेप का बनता है, कुछ इस शेप का। ऐसे आप देखोगे ना, शील्ड देखी होगी आपने, जो फाइटिंग करते हैं उसको अगर जमीन पर रखें तो वैसी लगती है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड शील्ड कोन्स। इनको शील्ड कोन्स इनके शेप की वजह से बोलते हैं। दिस इज शील्ड कोन्स और शील्ड वोल्केनोस। इजीली फ्लो कर रहा है तो भाई नो एक्सप्लोजन्स और वेरी लेस एक्सप्लोजन्स। इसमें एक्सप्लोजन्स नहीं होंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसकी, बिना एक्सप्लोजन के ही बाहर आ जाएगा लावा, क्योंकि पाइप को ब्लॉक ही नहीं करेगा। एक्सप्लोजन तो तब होता है जब विस्कस लावा पाइप को ब्लॉक करता है। तो फ्लो बहुत ज्यादा है, लेस विस्कस है, एक्सप्लोजन्स नहीं है, इसमें लेयर्स नहीं होंगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी इनसे ये सब आपस में लिंक्ड है ना। नो लेयर्स, लेयर्स कब हो रही थी, जब वो बहुत जल्दी वहीं की वहीं जम जा रहा था और उसके ऊपर फिर ऐश की लेयर आ रही थी। नो लेयर्स एंड लेस हाइट, दीज आर सम पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स जो भी हैं शील्ड कोन के बारे में, सिर्फ इस फैक्ट से हम बता सकते थे क्योंकि इसमें बेसिक लावा होता है। अगर आप इतना भी याद रख पाएंगे तो हम बेसिक लावा की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, जिससे भाई ये सारे पॉइंट्स हमको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट शील्ड कोन्स। हाँ, हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है मोना लोआ, MAUNALOAA। ये कहाँ है, हवाई, हवाई आइलैंड जो है, जो यूएसए की अंडर आता है, वहां पर है मोना लोआ इन हवाई। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शील्ड कोन। ओके, नाउ वील मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। पहले मैं इसको एक डब्बे में बंद कर दूं छोटा करके, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आपको। ओके, मेक सेंस। This was shield cones. Now the third one is cinder cones. ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बड़ा करके लिख देता हूँ। थर्ड वन इज सिंडर कोन्स। अब ये दोनों बहुत आसान है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स, डस्ट एंड गैसेस आर मोर। इसमें ऐश, डस्ट एंड गैस, इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, लावा बहुत कम निकलता है। कंसंट्रेशन इज मोर, लावा इज नेग्लिजिबल। निकलता है लेकिन बहुत कम निकलता है। ये इसमें से तुमको हमेशा ये लगेगा धुआं निकल रहा है, राख निकल रही है, बट लावा निकलता हुआ नहीं दिखेगा कभी। ये भी वोल्केनिक होते हैं थोड़े से, क्योंकि ये पत्थर वत्थर जम जाते हैं इसमें, तो ये प्रेशर के साथ एकदम से बाहर निकलता है। तो इसमें सिंस द प्रेशर इज हाई, वी ऑब्जर्व एक्सप्लोजन्स कभी कभी। ठीक है, रिलेटिवली लेस लावा एंड हेंस लेस हाइट। भाई लावा रिलेटिवली लेस है तो हाइट भी रिलेटिवली लेस होती है इनकी। दिस इज ऑल अबाउट सिंडर कोन्स। इसका आप अगर एग्जांपल लिखना चाहो तो माउंट जोरुलो, ये मैक्सिको में है, लैटिन अमेरिका। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंडर कोन। ठीक है, दे आर जनरली फाउंड अराउंड कन्वर्जेंट पॉइंट्स। तो जहां कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रहा हो वहां पे जनरली मिलते हैं। ये स्टेटमेंट्स एज इट इज आ जाती हैं तो आपको सोचना ना पड़े, इसलिए लिखवा रहा हूं। जनरली फाउंड अराउंड convergent points and they are weak structures। आप देख रहे हो ना, लावा नहीं निकल रहा है, जम रहा है, ये बेसिकली ऐश, डस्ट, गैस ये इकट्ठा हो गया है, तो दे आर वीक स्ट्रक्चर्स। दिस इज ऑल अबाउट सिंडर कोन्स, जो हमको समझना था। ठीक है, अगेन ये सब चीज फिर से हम समझ में आ सकती है हमारे जो हमने बेसिक्स फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पढ़े हैं वोल्केनोज में, उनके बेसिस पर। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चौथा एंड लास्ट वन इज
पैरासाइटिक कोन्स, मैं यहाँ पे फिर से बड़ा करके लिख देता हूँ, दिस इज पैरासाइटिक कोन्स। ये भी एक तरह का लैंडफॉर्म है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म, लेकिन इसमें कुछ बहुत स्पेशल नहीं है। दीज आर नथिंग बट सब वेंट्स which are formed पैरासाइट क्या होता है आपको नाम से पता होगा ना, जो किसी और में से उस न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, किसी और की बॉडी के ऊपर रह रहा है, दैट आर कॉल्ड पैरासाइट्स। सो फॉर्म्ड अराउंड द मेन वेंट। तो इसका अगर आप डायग्राम बना के देखोगे तो इट लुक्स लाइक दिस इज द मेन वेंट। इसमें से लावा आ रहा था, मेन लावा कम्स फ्रॉम हियर, लेकिन कई बार ये बीच में से क्रैक्स बना के ना, इस पहाड़ पे ही बीच में से क्रैक्स बना के लावा दूसरी जगह से निकलने लगता है, यहां से निकल के फिर यहां जमा हो जाता है इस तरीके से, ऐसे यहां जमा हो जाता है इस तरीके से। सिमिलरली लाइक हियर, दीज आर पैरासाइटिक कोन्स, दीज आर बेसिकली सब वेंट्स ना, ये जो चार छोटे छोटे रेड कलर के हैं, दीज आर पैरासाइटिक कोन्स। इनका एग्जाम्पल आप देखोगे, अभी एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके एग्जाम्पल है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि माउंट जोरिलो कहां पर है, इसीलिए ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर पैरासाइटिक कौन सी एग्जाम्पल देखोगे तो वन इज माउंट स्कॉट इन यूएसए, माउंट स्कॉट, इट इज इन यूएसए। अनदर एग्जाम्पल इज माउंट शास्ता, इट इज ऑल्सो इन यूएसए। इन दोनों वोल्केनोज पे हमको पैरासाइटिक कोन्स दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि शास्ता और स्कॉट दोनों यूएसए में है। ये अपने आप में जो है ना शास्ता, ये अपने आप में एक कंपोजिट कोन है, लाइक दिस इज अ कंपोजिट कोन, ये वाला जो है दिस इज अ कंपोजिट कोन स्ट्रेटोवोल्केनो, दीज आर पैरासाइटिक कोन्स। तो इनके ऊपर हमको पैरासाइटिक कोन्स दिखने को मिलते हैं। ये एग्जांपल इस तरीके से आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो दीज वर ऑल दी एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो हमको पढ़ने थे, दीज आर एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वो बहुत ज्यादा छोटा हो गया बट आई होप आपने नोट डाउन कर लिया हो। कंपोजिट कोन्स, शील्ड कोन्स, सिंडर कोन्स एंड पैरासाइटिक कोन्स, ये थे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो बचा है, एंड उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वोल्केनिज्म में, दैट इज मेंटल प्लूम्स। ये दोनों करके हमारा वोल्केनो वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई नो ये चैप्टर, ये वाली क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वोल्केनोस, इसलिए हम लोगों को ये लंबा लेना पड़ रहा है। सो नेक्स्ट वी लुक एट इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, ठीक है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स वो होते हैं जो सरफेस के नीचे फॉर्म होते हैं ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। इसमें मेन इशू, ये बहुत प्रीलिम्स के लिए बहुत बार क्वेश्चन आता है, और इसमें मेन इशू लोगों को याद करने का रहता है कि कौन सा वाला कौन सा है। बेसिकली दे विल गिव अ डिस्क्रिप्शन एंड दे विल आस्क द नेम ऑफ द लैंडफॉर्म, ठीक है। तो आई विल ड्रॉ अ डायग्राम जिसमें हम सारे देख लेंगे। ऑल्दो देखो, बनते जमीन के अंदर है, इसके बारे में ये चीज जान लेना जरूरी है। दे कैन लेटर कम अबव द सरफेस, अगर ऊपर वाली सॉइल जो है वो इरोड हो जाए, उसका इरोजन हो जाए, तो बाद में हमको सरफेस के ऊपर भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा नीचे ही रहे। इफ द इरोजन हैपेंस दे कैन लेटर कम अबव द सरफेस। बट इसमें एक ये जो डायग्राम है, मेन डायग्राम, मास्टर डायग्राम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बना देता हूँ। उसी में हम नाम लिख देंगे और इसी से हम समझने की कोशिश करेंगे कौन सा होता है, ठीक है। तो हम यहां से देखेंगे कि ये एक पाइप है, ओके। नीचे से बेसिकली लावा आएगा, इसमें एक तो कुछ इस शेप का है जिसमें फिल होगा लावा, ठीक है। दूसरा है कुछ इस शेप का जिसमें फिल होगा लावा। तीसरा है कुछ इस शेप का जिसमें फिल होगा लावा, और चौथा है कुछ इस शेप का जिसमें फिल हो सकता है लावा, ठीक है। हो सकता है बहुत सारा लावा एक जगह ऐसी ही कोई कैविटी हो जिसमें इकट्ठा हो जाए, ठीक है। और एक जो हमारा बनता है, हो सकता है इसमें से ऊपर निकल के आके लावा इस शेप में इकट्ठा हो जाए, ठीक है। ये अलग अलग जो शेप्स हैं जहां पे लावा आके इकट्ठा होके सॉलिडिफाई हो जा रहा है, दीज आर बेसिकली इंट्रूसिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इन सब के कुछ ना कुछ नाम है जो हम एक तरीके से लिख लेंगे। रेड कलर से मैं शो करूंगा उनको।
तो अगर ये वाली शेप बन रही है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लैकोलिथ, LACOLITH। वो वर्ड ब्रेकडाउन के लिए बता रहा हूँ। लिथ मतलब होता है रॉक, रॉक से रिलेटेड कोई चीज। तो लैकोलिथ इस शेप का होता है। अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में क्या देंगे? डिस्क्रिप्शन में देंगे दैट दिस इज कॉन्वेक्स शेप्ड, तो जहां भी आपको कॉन्वेक्स शेप दिखे तो याद आना चाहिए कि वो लैकोलिथ की बात हो रही है। अब इसको याद करने का तरीका देखो, चलो वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले हम सबके नाम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इनको याद कैसे करना है। दूसरा है ये, यहां अगर यहां से बेसिकली लावा आके इसमें भर गया तो दिस इज नोन एज लोपोलिथ, LOPOLITH, लोपोलिथ। इसके बारे में क्या क्या दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन में? दिस इज कॉनकेव शेप्ड, और सॉसर शेप्ड, SAUCER। ये टर्म्स दिखें तो आपको लोपोलिथ याद आना चाहिए, ठीक है, और ये शेप याद आनी चाहिए। ओके, नाउ दिस वन इज द थर्ड वन। अगर इसमें लावा भरा हुआ है इस शेप में तो दिस इज कॉल्ड फैकोलिथ, PHACOLITH, फैकोलिथ, ठीक है। दिस इज एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन, वेव शेप्ड। एक तो इसके डिस्क्रिप्शन में ये देते हैं, कई बार दिया जाता है इट कंटेन्स एंटीक्लाइंस एंड SIN या SYN, सिनक्लाइंस। जो इसको बोलते हैं ना हम, दिस इज सिनक्लाइन, दिस इज एंटीक्लाइन। तो वेव शेप का है और एंटीक्लाइन सिनक्लाइन कंटेन करता है। दिस इज फैकोलिथ। ये जो हॉरिजॉन्टल शेप्ड है, फोर्थ वाला हॉरिजॉन्टल शेप्ड है, इसको हम बोलते हैं सिल, SILL। दिस इज हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल शेप्ड है, फिफ्थ वाला, इसको हम बोलते हैं डाइक, DYKE, ठीक है। 5 हो गए। एक ये बचता है बहुत लार्ज डोम शेप्ड, दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ देम ऑल, 6th वाला, इसको हम बोलते हैं बैथोलिथ, BATHOLITH। दिस इज कॉल्ड बैथोलिथ। इसके डिस्क्रिप्शन में हमको दिया जाता है दिस इज लार्ज डोम शेप्ड। ओके, मेक सेंस। ये 6 तरह के एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स हैं। देखो, सिल डाइक तो अलग है, बस इसमें आपको ये याद रखना है, इनका नाम अलग है तो ये अलग से याद रहते हैं। ये सब नाम कंफ्यूज करते हैं, फैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ। ये कैसे याद करना है आई विल टेल यू, बट पहले इन दो को देख लो। सिल इज हॉरिजॉन्टल, बस इतना याद रखना है। इन दोनों में आपस में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा हॉरिजॉन्टल है और कौन सा वर्टिकल है। तो सिल इज हॉरिजॉन्टल, डाइक इज वर्टिकल। यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, मतलब अगर आपको हिंदी आती है तो यू नो कि सिल क्या होता है। सिलबट्टा एक इंस्ट्रूमेंट होता है गांव में जिसपे हम चटनी पीसते हैं, उसमें सिल उसको बोलते हैं जो नीचे लिटा के रखा जाता है, जिसके ऊपर पत्थर से चटनी पीसी जाती है। सो दैट इज हाउ आई यूज्ड टू रिमेंबर कि वो लिटा के रखा जाता है सिल गांव में, इसलिए सिल इज द हॉरिजॉन्टल वन। तो जो दूसरा बच्चा डाइक, वो वर्टिकल वाला होता है, ठीक है। इन दो को सॉर्ट करने के बाद अगर हम इनमें अब आए तो कॉन्वेक्स शेप्ड कौन सा है? कॉन्वेक्स शेप्ड ये वाली शेप कॉन्वेक्स होती है और ये वाली कॉनकेव, बस इतना याद रखो। देखो, कॉनकेव मतलब एक केव जैसी चीज बन गई ना, इसमें एक गुफा जैसी है जिसमें हम अंदर जा सकते हैं, दैट इज वाई। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव में कभी अंतर हो या डाउट हो तो ऐसे याद रखना कि कॉनकेव वो जिसमें केव बनी हुई है, एंड दिस इज कॉन्वेक्स शेप्ड, ठीक है। तो लैकोलिथ कॉन्वेक्स शेप्ड है, क्योंकि देखो आप इसमें देखोगे ना A आ रहा है और इसमें जो कॉनकेव शेप्ड है इसमें O आ रहा है। जो कॉनकेव शेप्ड है इसमें O आ रहा है और इसमें A आ रहा है। तो A का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इट शोज, ये बेसिकली जो A हम ड्रॉ करते हैं इसमें ऊपर यही आती है, कॉन्वेक्स शेप आती है। इसीलिए मैं हमेशा A से इस शेप को लिंक कर लेता था। इसको मैं ऐसे खींच दूं तो इट लुक्स लाइक एन A। तो लैकोलिथ इज कॉन्वेक्स शेप्ड, और लैकोलिथ में A से आप याद रख सकते हो। लोपोलिथ में जो O होता है ना, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, O का जो नीचे वाला पार्ट है, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव शेप का होता है। तो मैं हमेशा इसको ऐसे लिंक कर लेता था, ये O जैसा बनेगा। इसको अगर मैं पूरा कर दूं तो ये होगा लोपोलिथ जो कॉनकेव शेप वाला होगा,
और इसको पूरा करूं तो ये ए बन रहा है, तो ये होगा लेकोलिथ जो कॉन्वेक्स शेप वाला होगा। आई होप नाउ यू कैन रिमेंबर और डिफरेंशिएट बिटवीन लेकोलिथ लोपोलिथ। इनमें आपस में कंफ्यूजन रहता है हमेशा। बैथोलिथ में देखो बाथ आ रहा है, BATH, बात मतलब नहाना, और नहाने के लिए हमें बहुत सारे पानी की जरूरत होती है। तो ये वो होता है जिसमें लार्ज डोम शेप होता है और इतना ज्यादा लावा एक जगह इकट्ठा है कि कोई उससे नहा ले। बेसिकली अगर दिमाग में आपको याद रखना है तो ऐसे रखते हो, तो दिस इज बैथोलिथ कि वी कैन टेक अ बाथ, बाथ टब जैसा लग रहा है ना, बहुत सारा लावा एक ही जगह इकट्ठा है। तो नाउ लास्ट में ये बचता है फेकोलिथ। अगेन इसमें मैं फेको को हिंदी वाले फेको से रिलेट करता था कि हम ऐसे किसी चीज को फेंकते हैं तो वो ऊपर नीचे होते हुए चली जाती है। जैसे एरोप्लेन को अगर फेंकोगे ऐसे तो इट फ्लाइज लाइक दिस इन वेव्स। तो दिस इज हाउ आई लिंक्ड फेकोलिथ टू वेव्स। तो ऐसे करके मैंने थोड़े थोड़े ट्रिक्स बना के इन सबको याद कर रखा था। इन सब पे क्वेश्चन वही आता है प्रीलिम्स में, डिस्क्रिप्शन देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप ढूंढोगे कॉन्वेक्स शेप्ड, आप लेकोलिथ वाले पे टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। डिस्क्रिप्शन में देंगे लार्ज डोम शेप, तो आपको याद आना चाहिए वो बैथोलिथ होता है। दिस इज इट, दीज आर द इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट बचता है हमारे वोल्केनिज्म का, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार मेंस में क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस विच लीड टू वोल्केनिक एक्टिविटी। तो हमने देखा था कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज पे और डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज पे, दोनों पे वोल्केनोज मिलते हैं। लेकिन कुछ वोल्केनोज हम अगर देखें वोल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन, तो कुछ वोल्केनोज ऐसे हैं जो किसी भी बाउंड्री पे लाई नहीं करते। मतलब इस जगह वोल्केनो है अर्थ पे, हमको पता है, ये तो हम देख सकते हैं, लेकिन ये कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है यहाँ पे, तो ये वोल्केनो कहाँ से आया, दिस इज अ क्वेश्चन। तो इसको, इन वाले वोल्केनोज को जो किसी भी प्लेट बाउंड्री पे लाई नहीं करते, इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो तीसरे टाइप ऑफ वोल्केनोज का टर्म निकल के आता है, एक्चुअली ऐसे वोल्केनोज को बोलते हैं हॉटस्पॉट वोल्केनोज। तो ये लास्ट में हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे हमारा वोल्केनो चैप्टर खत्म हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड हॉटस्पॉट वोल्केनोज। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, उसके बाद मैं नोट डाउन करवा दूंगा जो आपको लिखना है। और इनको हम बोलते हैं मेंटल प्लूम्स, MENTLE, मेंटल प्लूम्स। ये दोनों टर्म इन्हीं के लिए यूज करते हैं। तो इसमें देखो क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। हमने देखा था आउटर कोर लिक्विड है, ठीक है, दिस इज आउटर कोर। आउटर कोर के ऊपर पूरा मेंटल है, मेंटल के ऊपर क्रस्ट है, ठीक है। ये लिक्विड होता है, यहाँ पे लिक्विड है बहुत सारा। कई बार ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है और इसमें इतना फास्ट कन्वेक्शन करंट आता है कि ये ऊपर वाली सभी प्लेट्स को, सभी लेयर्स को पिघालते हुए क्रस्ट पे से बाहर निकल जाता है। और जब ये वाला लावा बाहर निकलता है आउटर कोर वाला, तो यहाँ जो वोल्केनो बनता है ये मेंटल प्लूम बनता है। इसके लिए हमें कोई प्लेट बाउंड्री की जरूरत नहीं है, दिस इज अ रेयर फिनोमिना, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, देखो ये जो प्लेट्स हैं हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये तो मूव कर रही हैं, ये तो अपने आप मूव कर रही हैं, लेकिन ये जो स्पॉट है आउटर कोर में जहां से ये लावा ऊपर आ रहा है, ये तो फिक्स्ड है। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। आई विल ड्रॉ द डायग्राम अगेन। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ इससे चेन ऑफ वोल्केनोज कैसे बनती है। सेम डायग्राम, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये जो बना था वोल्केनो ये यहां पहुंच चुका होगा, ठीक है, जो पहले बना था हॉटस्पॉट वोल्केनो। लेकिन अब इसमें से लावा नहीं निकलेगा, और यहां जो जिस जगह से लावा निकला था वो अभी भी यही है, तो वो अभी भी निकलेगा, तो वो एक और वोल्केनो बना देगी यहाँ, और ये अभी भी इधर मूव कर रही है। तो स्लोली स्लोली हमको क्या दिखेगा कि एक वोल्केनोज की चेन बनती जा रही है। ओवर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ ईयर्स वी विल ऑब्जर्व अ चेन ऑफ वोल्केनोज, वो भी वहां जहां पे कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है। बस प्लेट की मूवमेंट की वजह से जिस जिस जगह से, अब थोड़े टाइम बाद ये दोनों इधर मूव हो जाएंगे, बोथ ऑफ विल बी हियर, और यहाँ पे तीसरा बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन मेंटल प्लूम्स, है ना। प्लूम मतलब फुवारा एक तरीके से, तो फुवारे की तरह नीचे से लावा निकल के आ रहा है और वोल्केनो बनाते जा रहा है, और उसके बाद लिथोस्फीयर मूव कर जाता है तो एक और वोल्केनो बन जाता है उसके पीछे, मूव कर जाता है तो एक और बन जाता है उसके पीछे, और आगे वाले इनएक्टिव होते चले जाते हैं। तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन हॉटस्पॉट वोल्केनोज। अगर आपको नोट डाउन करना है तो यू कैन नोट डाउन, यू कैन राइट, टिल नाउ वी हैव लर्न that most of the volcanoes found on earth are either on ocean convergent plate boundaries or divergent plate boundaries, ठीक है। But we observe that there are some volcanoes like Hawaii in USA, इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखें, Hawaii in USA, और reunion chain in Indian Ocean। So हम लिख रहे थे, but we observe that there are some volcanoes like Hawaii in USA or Reunion Chain which do not lie on plate boundaries,
They are called hotspot volcanoes or mantle plumes. These are exceptions of plate tectonics. याद रखिएगा. इसमें हो क्या रहा है? You can write down basic acidic basic वाला basic very hot lava from outer core moves up due to convection. ठीक है? And since it's very hot, it melts the lithospheric plate and comes out as shield volcano. तो ये जो लावा है ये बेसिक है, और जब बेसिक लावा बाहर निकलता है तो आपको पता है शील्ड वॉल्केनोज बनते हैं. शील्ड वॉल्केनोज क्या होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं. हमने उसी के एग्जांपल में देखा था कि हवाई, Mauna Loa, Hawaii is a shield volcano. So now you can link those things. Since it's very hot, it melts the lithospheric plate and comes out as shield volcanoes. This rising magma, this is called mantle plume. And this is known as hotspot volcano. The point in outer core where the rising happens is fixed. But lithospheric plate is always moving. And thus a chain of shield volcanoes is created. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. आई होप मैंने जो नरेट किया वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा और समझ तो आप गए ही होंगे जब समझाया था. ठीक है, अब इसके बारे में जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको इसका, जो हमारे इंडिया से रिलेटेड भी है. आपने डेक्कन ट्रैप्स का नाम सुना होगा या डेक्कन प्लेट्यू का नाम सुना होगा. इंडिया में जो महाराष्ट्र वाला एरिया है और सराउंडिंग एरिया, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू. वहां पे ना ब्लैक सॉइल मिलती है. ब्लैक सॉइल बेसिकली जो बेसाल्टिक रॉक्स होती है ना, बेसिक रॉक्स, उनके डिग्रेडेशन से बनी है वो. इसको हम ना डेक्कन प्लेट्यू के बाद अलावा डेक्कन ट्रैप्स भी बोलते हैं. डेक्कन ट्रैप्स एक टर्म है जो बेसिकली क्या हुआ था, ये मैं आपको बना के दिखाता हूं. सो दिस इज इंडिया. ओके, यहाँ पे आप अगर देखोगे वर्ल्ड मैप में तो यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं ऐसे. यहाँ मेडागास्कर है, यहाँ रियूनियन आइलैंड्स हैं, यहाँ एक तरीके से आइलैंड्स की चेन है. ठीक है, तो ये जो प्लेट है ना, इंडिया की प्लेट है, ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. अभी जब हम हिमालय का फॉर्मेशन देखेंगे ना तब भी हमको समझ में आएगा कि इस डायरेक्शन में प्लेट मूव कर रही है. तो इस जगह पे ना ग्लोबली इस जगह पे नीचे से हो सकता है लावा निकल रहा हो. इसी चेन को रियूनियन चेन बोलते हैं जो हमने एग्जाम्पल्स में देखा था. तो यहां से कहीं से लावा निकल रहा था. पहले ये जो जगह है ये है डेक्कन ट्रैप्स या डेक्कन प्लेट्यू. तो बहुत समय पहले जब इंडियन प्लेट यहाँ पे थी तो वो लावा यहाँ से निकला और जो है डेक्कन प्लेट्यू बनाया, डेक्कन ट्रैप्स बनाए. लेकिन फिर इंडियन प्लेट इधर मूव करना चालू हो गई तो थोड़े टाइम बाद ये जगह इस जगह पे रही होगी. तो यहाँ पे कुछ वॉल्केनिक आइलैंड्स बने, ये जगह इस तरीके से. और यहाँ पे जो अभी वॉल्केनिक आइलैंड्स बन रहे हैं नए, वो अभी भी एक्टिव हैं. लेकिन अब हमको डेक्कन प्लेट्यू में कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं दिखता, क्योंकि वो मेंटल प्लूम की वजह से जब इंडियन प्लेट यहाँ पे थी तब वो लावा बाहर निकला था और ब्लैक सॉइल वाली चीज बनी थी. लेकिन अब वो इंडियन प्लेट वहां पे मूव कर चुकी है और ये पूरी एक चेन बन चुकी है आइलैंड्स की. दिस इज कॉल्ड रीयूनियन हॉटस्पॉट चेन एंड दिस इज अ बेसिकली एग्जांपल ऑफ हॉटस्पॉट वॉल्केनोज. रीयूनियन हॉटस्पॉट चेन बोलते हैं इसको. इसमें बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं. तो इंडिया का जो डेक्कन ट्रैप्स है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहा था, ऐसा माना जाता है. बेसिक लावा कम्स आउट, शील्ड वॉल्केनोज बनते हैं, प्लेट्यू बेसाल्ट बनता है, जो भी हमने बेसिक लावा में चीज देखी है ना. और कई बार इतना हॉट होता है ये लावा कि ये पूरी प्लेट्स को दो में भी डिवाइड कर सकता है. जैसे अभी बहुत टाइम तक अगर चलता रहेगा और दो जगह से इसको ब्रेक मिल गया तो ये दो प्लेट्स में डिवाइड हो जाएगी. तो समटाइम्स द लावा इज सो हॉट दैट इट कैन इवन डिवाइड लिथोस्फेरिक प्लेट्स. दिस वाज अबाउट मेंटल प्लूम या हॉटस्पॉट वॉल्केनोज. लास्ट में हम थोड़े से कीवर्ड्स और देख लेते हैं, थोड़ी और लैंडफॉर्म्स या बॉडीज या चीजें जो वॉल्केनो से रिलेटेड ही हैं. तो 3 चीजें हैं, हम देख लेते हैं. वन इज गीजर. अगेन इन पर क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, इसलिए आई एम कवरिंग दीज. वन इज गीजर. सेकंड वन इज हॉट स्प्रिंग. इनके बारे में कुछ लिख लीजिए फैक्ट्स जो कि एज स्टेटमेंट आते हैं. एंड थर्ड वन इज फ्यूमरोल्स. अब तो मेंस में भी डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगी एक लैंडफॉर्म पकड़ के, वरना प्री में तो आते ही रहते हैं ये कीवर्ड्स पे क्वेश्चन. ठीक है, इनके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेंगे तुरंत. तो हॉट स्प्रिंग के बारे में देखेंगे. इसमें हॉट वाटर कम्स आउट स्लोली. बेसिकली जमीन में एक जगह होगी जहां से गर्म पानी धीरे धीरे बाहर निकल रहा है आराम से. इसमें there is very less or
नो स्टीम, और ये स्लोली मतलब पीसफुली निकल रहा है पानी, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सप्लोजन हो रहा हो, शांति से, आपको पता भी नहीं चलेगा बट नीचे से गर्म पानी निकलता रहेगा। इसका एग्जांपल है उत्तराखंड में वी फाइंड अ लॉट ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, है ना। गिव मी अ सेकंड, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लिखें अगर, तो इन उत्तराखंड, this UK is Uttarakhand, we find a lot of hot springs. Another example is Manikaran in Himachal Pradesh. Manikaran in Himachal Pradesh, a very famous hot spring. उसके अलावा तातापानी in Odisha. तो ये तातापानी in Odisha is another hot spring. We can utilize these hot springs to form geothermal energy. आप समझ ही सकते हैं, इसमें अर्थ की हीट को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो these are some examples of hot springs. एक और एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है, ताल वृक्ष। अब इनको लिख लीजिए क्योंकि अपने आप क्वेश्चन आ सकता है। सी प्रीलिम्स में यूपीएससी कैन ऑलवेज आस्क मणिकरण, तातापानी, ताल वृक्ष, ओके, वशिष्ठ आर व्हाट, दिस इज कैन बी अ क्वेश्चन। उसमें से एक एग्जांपल होगा कि हॉट स्प्रिंग्स, ताल वृक्ष इज इन आई थिंक अलवर, या इट्स इन अलवर राजस्थान, वशिष्ठ इज इन कसोल, ओके। सो दीज आर द नेम ऑफ सम हॉट स्प्रिंग्स फाउंड इन इंडिया। दीज आर पीसफुल एंड इंजॉयबल, ऐसे मैंने बोला ना, पीसफुल है, इंजॉयबल है। लोग जाके यहाँ पे जब घूमने जाते हैं तो लोग जाके नहाते हैं इनमें, आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि ये जनरली ये सब बहुत ठंडी ठंडी जगह है और यहाँ पे आपको नेचुरली गर्म पानी मिल रहा है, तो लोग यूज दीज एज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ठीक है। उसके बाद हम गीजर देखते हैं। गीजर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हॉट स्प्रिंग विच स्पाउट्स हॉट वाटर एंड स्टीम अल्टरनेटिवली विद फोर्स। इसमें से क्या क्या निकलता है? हॉट वाटर एंड स्टीम, बोथ, स्टीम alternatively and with force। तो झटके से बहुत वायलेंटली पानी निकलेगा, कभी उसमें से स्टीम निकलेगी, कभी पानी निकलेगा, कभी स्टीम निकलेगी, एंड इट इज क्रिएटेड इनसाइड अर्थ। तो देखो क्या हो रहा है, जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर है, प्लस कहीं मैग्मा बहुत पास है अगर उस ग्राउंड वाटर के, तो हीट क्रिएट हो जाती है। ये दोनों मिलके कुछ ग्राउंड वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वो तो एज स्टीम बाहर निकलता है, वरना वो एज गर्म पानी बाहर निकलता है। तो ग्राउंड वाटर प्लस स्टीम, ग्राउंड वाटर जब मैग्मा से मिलता है तो स्टीम और हॉट वाटर बनता है, टाइम टू टाइम निकलता रहता है। इसका एक एग्जाम्पल है ओल्ड फेथफुल गीजर। देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली गर्म पानी निकल रहा है, लेकिन ये कभी पानी आएगा तो कभी स्टीम आएगा। इसका एक एग्जाम्पल है ओल्ड faithful geyser. This is in Yellowstone National Park in USA. Okay, this is in Yellowstone National Park of USA. इसमें से every 6 minutes, मतलब हर 6 मिनट बाद इसमें से एकदम पानी का एक झटका सा आता है, और ये बहुत टाइम से चलते ही जा रहा है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारे 2 हो गए। याद रखना गीजर कौन सा है और हॉट स्प्रिंग कौन सा है, इनमें कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। गीजर में पानी और स्टीम दोनों निकल रहा है, और हॉट स्प्रिंग में सिर्फ पानी निकल रहा है। गीजर वायलेंट होता है, हॉट स्प्रिंग पीसफुल होती है। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स है और इनके एग्जांपल्स यू कैन रिमेंबर। नाउ थर्ड वन इज फ्यूमरोल। अगेन दिस इज अ वेंट, यू कैन राइट डाउन, फ्यूमरोल इज अ वेंट थ्रू विच देयर इज एन एमिशन ऑफ गैसेज एंड वाटर एंड सुपरहीटेड स्टीम। तो वाटर के अलावा और भी गैसेज निकलती है और सुपरहीटेड स्टीम निकलती है इसमें से, ठीक है। superheated steam and other gases as well. Okay, इसका एग्जांपल है काटमाई वोल्केनो इन अलास्का। एग्जांपल यू कैन राइट काटमाई वोल्केनो। सारे एग्जांपल में कम से कम ये तो याद रख लेना कि ये किस कंट्री में है ना, या किस जगह पे है। ये अपने आप में आजकल मैपिंग पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी के, तो अपने आप में क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। इसको हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज द वैली ऑफ 1000 स्मोक्स, इफ आई एम राइट, है ना, या वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स, ये भी बोलते हैं काटमाई वोल्केनो को।
अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट लैंड फॉर्म्स। एक और छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में जो गर्म पानी निकलता है ना, लोग वहां नहाते हैं क्योंकि दे बिलीव कि उससे स्किन डिजीज ठीक हो जाती हैं। तो इस पे जब रिसर्च की गई तो इसमें देखा गया इन पानी में सल्फर एंड बोरेक्स, ये एलिमेंट्स मिक्स्ड होते हैं एंड दीज आर जनरली गुड ऑन स्किन। तो जनरली सल्फर एंड बोरेक्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज विच आर गुड फॉर स्किन, तो इसलिए भी लोग वहां जाके नहाना पसंद करते हैं। अभी इसका स्टेटमेंट बन जाए, कभी पूछ ले, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। और मेरे नोट्स में भी ये लिखा हुआ था, आई थिंक किसी टेस्ट सीरीज से मैंने लिखा था। तो स्किन डिजीज ट्रीट होते हैं इससे। दैट इज ऑल अबाउट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ये आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमने वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में एसिडिक लावा, बेसिक लावा, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज ऑन डिफरेंट बेसिस और कुछ टर्मिनोलॉजीज, ये 4 चीजें देखी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बार बार रिवाइज करके इसको अपनी मेमोरी में बसा लो एंड यू विल सॉल्व बहुत सारे क्वेश्चंस इन डिफरेंट टेस्ट सीरीज एंड प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। दिस इज इट फॉर टुडे।